नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि यहां पर मोदी सरकार 3.0 में किस तरह से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इस पर आज हम मंथन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार की 3.0 में किस तरह से बड़े फैसले होंगे। क्या अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव होगा? क्या पूरे देश में यूसीसी लागू होगा? अग्निवीर को लेकर युवाओं में जिस तरह से नाराजगी थी, क्या आने वाले समय में कोई बड़ा कदम यहां पर सरकार उठा सकती है? क्या कृषि कानूनों की तरह पीएम अग्निवीर योजना के लिए यहां पर बड़ा फैसला लेंगे, इसे वापस लेंगे? और अगले 5 साल तक का क्या कुछ यहां पर रोड मैप आप देखिए किस तरह से रखा गया है, इस पर किस तरह से गहनता से काम होगा, यह बड़ी बात है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए लगातार अलग अलग मंत्रालयों के अंदर भी काम करने की कोशिश, जो नए सांसद चुनकर आए हैं वो भी अपना काम करने की कोशिश में पूरी तरह से लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल अब देखना ये बहुत दिलचस्प रहेगा कि क्या कृषि कानूनों की तरह पीएम अग्निवीर योजना वापस लेंगे और क्या पूरे देश के अंदर यूसीसी को लागू किया जाएगा या नहीं। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा किंग मेकर के तौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सामने आए हैं। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बड़ी बातें सामने रखी गई थी, जिस पर उनकी बड़ी डिमांड स्पेशल स्टेटस को लेकर रही। और उसके साथ ही नीतीश की अगर बात करें तो आप देखिए किस तरह से कह दिया गया था कि बिहार को छोड़कर यूसीसी जो है वो लागू किया जा सकता है। लेकिन अभी भी मंथन इस पर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुद्दे गिनाए गए थे, 2047 का जो लक्ष्य लेकर भाजपा यहां पर चली है, क्या एनडीए के साथ भी चलते हुए उन्हीं सब मुद्दों को लेकर यहां पर भाजपा जो है वो चलेगी या नहीं, किस तरह से इस पर काम किया जाएगा। क्योंकि यहां आपने देखा कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बातें कही गई कि 5वें पायदान से 3रे पायदान पर लाया जाएगा। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। राकेश सिंह परमार हैं हमारे साथ, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। सोहेल काजमी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। तीनों विश्लेषक आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी राकेश जी। जिस तरह से आप देखिए 3.0 सरकार की शुरुआत यहां पर जिस तरह से होती है, क्या पहले वाले मुद्दे ज्यादातर उजागर करने की कोशिश होगी या फिर रोड मैप के अंदर नए मुद्दे सामने लाने की बात रखी जाएगी? क्योंकि अग्निवीर योजना, 370, अयोध्या राम मंदिर, कई तरह के जो बड़े मुद्दे थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखे गए थे। लेकिन फिलहाल फायदा आपने देखा किस तरह से हुआ। अब आगे की रणनीति सरकार की किस तरह से होगी? आशा जी, आपको प्रणाम और आपके पैनलिस्ट साथ दर्शकों को मेरा प्रणाम। नरेंद्र मोदी की जहां तक राजनीति करने का तरीका है, वो अब तक बहुमत की राजनीति है। उनकी असली राजनीतिक सलाहियत का अब टेस्ट होगा कि आप किस स्थिति में कैसे राजनीति करते हैं। लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं कि ये जो अंदर खाने बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें यह बात हुई होगी कि जो विवादित मुद्दे हैं उस मुद्दे को इस पूरे कार्यकाल तक ना छेड़ा जाए, ना छोड़ा जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी वापस लेने वाले शिक्षक नहीं है। अगर आपको याद आ रहा होगा कि वो कृषि कानून वापस लिए थे, तो वो कोई राजनीतिक लाभ हानि को देख करके नहीं लिए थे। उसमें रिपोर्ट ही जांच एजेंसियों की, आईबी की और खुफिया एजेंसियों की, कि इसको जरा वापस लिया जाए, इसमें थोड़ा सा असामाजिक पुट है और इस वजह से कुछ बहुत ज्यादा हो सकता है। उस आशंका से नरेंद्र मोदी लिया था। उसमें वोट का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। अग्निवीर योजना बहुत सोच समझ के लिया गया है। देखिए, इन दोनों जो गठबंधन है, जो गठबंधन जनता दल यू और तेलुगु देशम वाला गठबंधन है, ये दोनों के दोनों पैसा खींचने वाली पार्टी है। तेलुगु देशम वाला जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आता था, तो वहां के कोई ना कोई परियोजना लेकर के जाते थे अपने राज्य के लिए। इस तरह की कोई ये वापस कर दो वापस करने वाली बात नहीं है। एक चीज है, तेलुगु देशम ने अपने यहाँ मुस्लिम आरक्षण को उसमें अपने घोषणा पत्र में मांग किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। मुझे लगेगा कि इन लोगों में तय होगा कि राज्य स्तर पर, आपने राज्य स्तर पर कमिटमेंट किया है जो मुख्यमंत्री, आप करिए, केंद्र में उस पर दबाव ना डालिए और तेरी चुप मेरी चुप पर राजनीति होगी। मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों आदर्श जी, विवादित मुद्दों को परमार जी उठाएगा, कह रहे हैं कि अपने अपने काम किए जाएंगे। राज्य और केंद्र स्तर पर जिस तरह से रणनीति बनाई गई है उसी पर काम होगा। क्योंकि वापस कुछ भी चीज को लेने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो सहमत नहीं होते और ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई और युवाओं की एक डिमांड रही है कि पक्की नौकरी होनी चाहिए। आर्य परमार जी, हाँ
आदर्श जी अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। आशा जी धन्यवाद आपका। ऐसा है कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनकी आज आके दो ही है ना हमारे सामने, जो भारतीय जनता पार्टी जब एनडीए के सामने जो मुश्किलात सामने आ रही है वो दो दो गुट हैं जिनके आप कह रहे हैं। अगर वो दो गुट अपना खींच लेते हैं तो शायद उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा आने वाले दिनों में होगा नहीं। हर दिन आप एक बार शपथ लेने दो, हर दिन आपको सरकार के अंदर एक नई चेंज दिखेगी। उनका जो नंबर गेम जो है बढ़ते जाएंगे, उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करेंगे। और मैंने पहले भी कल भी आपसे यही कहा था कि ये दोनों राज्य जो हैं इनको केंद्र के साथ दखलंदाजी ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य का बेनिफिट देखना है। बिहार को अगर स्पेशल स्टेटस चाहिए तो केंद्र से लड़ाई करके नहीं ले सकते हैं। अगर टीडीपी को वहां पे डेवलपमेंट चाहिए तो केंद्र से लड़ाई करके नहीं ले सकते हैं। जहां तक 2 दिन पहले मंत्रालय की बात हो रही थी तब भी हम कह रहे थे कि यही चर्चा हो रही थी कि वो स्पीकर का पद मांगे के इतने मंत्री मांगे। आहिस्ता आहिस्ता घटते घटते अब जो है चीजें सामने आ रही है। वो नहीं है कि आंखें दिखाकर कोई चीज लेनी जाती है, वो सब मिलजुल कर चले गए। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने उस कार्य को छोड़ देंगे जल्दी। जहां तक अग्निवीर का प्रश्न, अग्निवीर का जो जब राम मंदिर और 370 की बात कही वो तो बात खत्म हो गई, उसके लिए तो किसी ने बात ही नहीं की, उसके बारे में चर्चा ही नहीं की। तो जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टी थी वही चर्चा करती रही, वहां से तो कोई चर्चा ही नहीं हुई इसको वापस लेना है या नहीं लेना, कांग्रेस तक ने नहीं कहा। रही बात ये अग्निवीर की, तो अग्निवीर में संशोधन होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बात को लेके वो नहीं चाहते कि हिमाचल के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर या दूसरी जो स्टेट है यहाँ से ज्यादा बच्चे जो है सेना में जाते हैं, उनकी सोच में परिवर्तन हो। इसलिए वहां से छोटी मोटी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो उन्होंने सब बना के रखा हुआ है, जो उनका एजेंडा है उस एजेंडे को वो एकदम खत्म कर देंगे। अगर हम देखें नंबर ऑफ जो यहाँ पर यूथ है वो सेना में होता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हर घर के अंदर से एक शख्स सेना में है। जम्मू कश्मीर से भी आप देखिए लोगों के बच्चे किस तरह से सेना में, यानी कि देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से युवा सेना के अंदर नहीं है। अग्निवीर योजना के अंदर क्या बदलाव हो सकता है, इस पर चर्चा हो रही है। और दूसरा यह है कि यूसीसी लागू करने की बड़ी बात कही गई थी, जिसमें 370 राम मंदिर और यूसीसी का मुद्दा बड़ा गिनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब यूसीसी पर क्या फोकस होगा और किस तरह से वो हो सकता है? देखिए आशा जी, पहले तो ये है कि 2 अलाइज जो इनके हैं वो पलटू मार उनका नाम पड़ा हुआ है पहले ही। पूरा उनका जो राजनीतिक कैरियर है उसमें कितनी पलटियां उन्होंने मारी आप सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है। लेकिन कल जो उनकी स्पीच नीतीश कुमार की थी वो इंडिकेट कर रही थी बिहार को फोकस करके। बड़ी अच्छी बात है वो बिहार पे फोकस करें। अग्निवीर योजना जो थी, अगर आपने देखा होगा कुछ सालों पहले आर्मी में लोग कम जाना शुरू हो गए थे, तो एक रणनीति बनाई गई कि आर्मी में डिप्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा हो, आर्मी में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो, और आर्मी की तरफ से बड़ी कोशिशें की। और उसके बीच में कहीं अग्निवीर आ गई, और अग्निवीर का मतलब था मुझे नहीं लगता किसने एडवाइस दी थी कि 4 साल के लिए कौन सा ऐसा नौजवान है जो अपनी प्राइम यूथ को 4 साल के लिए एंगेज करेगा। तो उसकी अपोजिशन सिर्फ कांग्रेस से नहीं, ओवरऑल मुझे लगता है आर्मी के कुछ जनरलों ने भी कहा कि ये जो स्कीम है ये कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर ने तो पहले ही कह दिया कि अग्निवीर को आप रोल डाउन कीजिए। एक बात। दूसरी बात, जहां तक मुस्लिम आरक्षण की ताल्लुक है, मुस्लिम आरक्षण का ताल्लुक है कि पूरा भारत आगे चल रहा है, और मुस्लिम आरक्षण की बात से पूरे भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हुआ है वो इस इलेक्शन के रिजल्ट से आपको पता है। तीसरी बात मैं आपको ये कह दूं कि वो मनमानी नहीं चलेगी जो पहले बीजेपी सरकार में चलती थी, अब एनडीए सरकार है और अलाइज है। आदर्श जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़े सीनियर लोग जर्नलिस्ट हैं, ये कह रहे थे कि आगे से अलाइज और मिलेंगे इनके साथ। देखिए कोई अलाई इनके साथ नहीं मिलेगा, 2 अलाइज हैं, इनके नंबर पूरे हैं और स्थिर सरकार इनकी बन चुकी है। अब कोई अलाई इनके पास नहीं आएगा, इंडिया ब्लॉक से तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने अपने मुद्दों के साथ इकट्ठे हुए हैं, जितनी भी पार्टी इकट्ठी हुई है। ठीक है, देखना यह है कि रूलिंग एलीट को, रूलिंग गवर्नमेंट को किस तरह से अपना सर्वाइवल करना है। और ये एक रेजर एज पे
जब आप कोलिशन में होते हैं, दैट टू विद दोज पार्टनर्स हु आर नॉट सो रिलायबल, सो स्ट्रॉन्ग रिलायबल एज कंपेयर टू द अदर एलाइज इन वाजपेयी गवर्नमेंट और सम अदर गवर्नमेंट। तो ये जब गठबंधन एक बंदे का हो या दो बंदे का हो, दैट टू अनरिलायबल, तो मुश्किल आती परमार जी, हैं। तो आपको बड़ा सोच समझ चंद्रबाबू नायडू सोच जो समझ के चलना अपनी डिमांड्स रखते देखे गए थे, जिन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस, और उसके बाद अटकलें ये लगाई जा रही थी कि स्पेशल यहाँ पर फाइनेंशियल एड की भी डिमांड हो सकती है, उस पर सहमति किस तरह से बन सकती है। और दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले यहां पर सामने भी रखा था, और राष्ट्रपति को भी इसकी रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई थी। आपने देखा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस तरह से द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचते हैं और रिपोर्ट जो है वो सौंपते हैं। लेकिन क्या अब इस पूरे मुद्दे को अपने साथ लेकर एनडीए चलेगी? परमार जी। हाँ, नहीं, बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो होगा फिर वो 2800 राज मांगेंगे। हाँ, कुछ वित्तीय एड दे दे, प्रधानमंत्री के पास पैसा है, एड दे सकते हैं, स्टेटस नहीं दे सकते, क्योंकि उसे और राज मांग लेगी। और बिहार को ऐसी स्थिति है नहीं, वो राजनीतिक डिमांड है, वो मांगने वाला भी समझ रहा है और वो वाला भी समझ रहा है, देने वाला भी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कोई अल्पमत और बहुमत का मामला नहीं है, उससे हर आदमी इन्वॉल्व है और ये व्यापक बहस का विषय है। और मैं नहीं समझ रहा हूं कि कुछ मुद्दा ऐसा होता है, जब आप पब्लिक में जाते हैं तो आपका अलग थॉट होता है, लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म पर आते हैं ना तो आपका अलग विचार होता है। हम लोग देखे हैं कि जो मिनिस्ट्रियल कमेटी होती है उसमें एमपी कहता है कि ये बात ठीक है मंत्री जी, इसको किया जाए, और वही बाहर निकलता है, पत्रकार पूछने का नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने तो अपना ऐतराज दर्ज करा दिया है, ये राष्ट्र हित में नहीं है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का एक व्यापक स्वरूप निकलेगा, क्योंकि इससे किसी का नुकसान नहीं है। पहली बार जरूर नुकसान होगा कोई ऐसे राज्य का जिसका 2 साल का टर्म रह गया हो, 3 साल का रह गया हो, उसकी बलि चढ़ेगी। लेकिन है क्या कि आपको पूरे 5 साल तक उस इलेक्शन मोड में रहना पड़ता है, विकास का काम रुका है, आचार संहिता लगा रहता है। इन सब को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन एक राष्ट्र हित का मामला है। यह विपक्ष भी जानता है, विपक्ष हमारे कोई राष्ट्रद्रोही थोड़े, वो बीजेपी द्रोही है, वो अपना भला चाहते हैं कि मैं सरकार में आऊं, लेकिन वो ये थोड़े चाहते कि राष्ट्र का नुकसान। ठीक है, राष्ट्रद्रोही तो कोई विपक्ष नहीं है। हाँ, ठीक है। आदर्श जी, अगर प्रधानमंत्री एनडीए के सहयोगी दलों को राजी कर भी लेते हैं तो भी 2/3 जो बहुमत है उसके लिए इंडिया ब्लॉक में जो शामिल राजनीतिक दल हैं वो इसके लिए तैयार होंगे? उनकी भी तो सहमति यहाँ पर चाहिए होगी, जिस तरह से परमार जी भी अपनी बात रख रहे हैं। ये काम कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर एक जगह पर सरकार गिरती है तो फिर सारी जगह पर आपको दोबारा से इलेक्शन करानी है, तो कैसे मैनेज होगा ये पूरी प्रक्रिया? इस पर गौर फरमाना, और इस पर बड़ा सवाल जरूर अब उठ रहा है कि अगर दोबारा से अपने उन्हीं मुद्दों को लेकर सामने अगर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो काम अधूरे छूट गए हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश होगी, और उसके साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी को भी लेकर वो बात करते नजर आए थे। बिल्कुल सही कहा आशा जी आपने, ये मुद्दा इतना आसान नहीं है जैसे मेरे मित्र ने कह दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो आपकी बात सही है, हर स्टेट के अपने इंटरेस्ट है, ये मुद्दा चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। कितनी देर चलता है ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं। लेकिन यहाँ तक सोहेल जी ने कहा है कि पलटू राम जो है इतनी पलटे मार चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब उसकी कमर इतनी इजाजत देगी इसके बाद कोई और पलट मारे। इसलिए सरकार नहीं टूटेगी, सरकार चलेगी, लेकिन संसद चलाने में इनको मुश्किलात आएगी। ये मैंने बहुत बार कहा है, सरकार चला लेंगे, पार्लियामेंट चलाने में इनको दिक्कत आएगी। जिस तरह आपने कहा कि इनको जैसे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसी भी बिल को लाने के लिए, वो बिना एनडीए के सहमति के वो नहीं हो सकता। इसलिए इनको बड़ी सोच समझकर सरकार को संसद में चलना पड़ेगा। ये पहला नहीं है, अगर वॉकआउट कर दिया तो कर दिया, संसद बंद है तो बंद है, ठप है तो ठप है, कुछ नहीं हो रहा है चल रहा है। लेकिन इस बार ये सब चीजें जो है दिखने में बहुत कम मिलेगी, इनको मिलके चलना पड़ेगा, इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। आते हुए जिस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए सिर्फ 32 सीटों से पीछे रह गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए सरकार एनडीए की बन रही है, एक बार फिर से मोदी सरकार, लेकिन
दूसरी बात यह है कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर कांग्रेस पार्टी भी सामने आई है, जो एक होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर किसी देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर काम होता है तो उसके लिए स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। और इस बार आपने देखा कि कांग्रेस काफी तरीके से रिवाइवल में भी देखी गई। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि कांग्रेस ने जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और उसके बाद आरक्षण, जाति जनगणना, कई अहम मुद्दे जो है वो उठाए गए थे, संविधान को बदलना, क्या अब भी इसी पर कांग्रेस काम करेगी या नई रणनीति के साथ यहां पर मैदान में होगी? देखिए, दोनों तरफ से नई रणनीति होगी। परमार साहब ने कुछ बातों का इशारा किया। देखिए, सीए एनआरसी बिल कब टेबल हुआ पार्लियामेंट में? 2011 में, मनमोहन लेड सरकार में, और 2024 तक ये डिबेटेबल है। उसी तरह कुछ बिल ऐसे थे जो इंदिरा जी के टाइम पे 1984-85 में इंट्रोड्यूस हुए थे पार्लियामेंट में, लेकिन सर्वसहमति नहीं बनी और चलते 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 यूपीए 2 के टाइम वो बिल पास हुए। इसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन के मोड पे इंडिया नहीं है अभी, लेकिन ठीक है, एक सोच है कि आने वाला भारत जो है वन नेशन वन इलेक्शन पे होगा। अभी तो हैं पॉपुलेशन ने, जो मोदी ने अपनी दूसरे कार्यकाल में कहा, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, इन पे काम करने की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन आपने, ठीक है, आपने बात कर दी, एक वक्त आएगा आज से 20 साल 30 साल बाद, वह जब इंडिया उस मोड में होगा वन नेशन वन इलेक्शन के, तब की बात तब है। अब मुमकिन नहीं है, अब मेजोरिटी नहीं है और सर्वसहमति नहीं बनेगी। सीए एनआरसी बिल में इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ काम भी किया, लेकिन बिल पास कर देते अपने टाइम पे तो हो जाता। अब थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग है, कुछ स्टेटें इससे पहले ही जुड़ी हुई हैं सीए एनआरसी। लेकिन अब आप जब देखिए, अपोजिशन को भी कुछ काम करना है और अपोजिशन के पास लोग के मसाइल आएंगे, तो वो चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से ये बिल पास होंगे। हाँ, जहां तक ट्रिपल तलाक का बिल था, हाँ, वो सर्वसहमति से आज भी होता तब भी पास होता, क्योंकि वो जनहित में था, मुस्लिम कम्युनिटी के हित में था। 22 मुस्लिम स्टेट्स में वो पहले ही प्रेवलेंट नहीं था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो मेरा कहने का ये मतलब है, एक तो अपनी सरकार को बचाना हमेशा डायलेमा में रहता है, जब भी आपके एलाइज हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो। दूसरा ये कि स्ट्रांग अपोजिशन, तो आपको सोच समझ के सहमति से डिस्कस करके उन बिल्स पे बात करनी है। तो वो दौर नहीं है जैसा पहले दौर था। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया पहली बार, तो एनडीए का नाम लिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस वजह से जनता ने नकारा है उस पर काम करेंगे, यानी कि पूर्ण बहुमत ना एनडीए के पास था, जिस तरह से बीजेपी के पास 240 सीटें आती हैं तो कांग्रेस के पास भी नहीं था, यानी कि कांग्रेस तो 100 से नीचे ही सिमट गई 99 सीटों पर। और जहां विपक्षी दल की पार्टियां लगातार ये हल्ला कर रही थी कि मैंडेट बहुत तरीके से मिला है, लेकिन आपने देखा कि पूर्ण बहुमत दोनों में से किसी को भी जनता नहीं दिया है, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो बहुत बेहतर तरीके से समझती है। क्या लगता है कि अब किस तरह से एक रणनीति तैयार करने की जरूरत है? आपको नहीं लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी पर सबसे पहले फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आम जन चाहता है कि उसके घर का जो चूल्हा है वो जले, यहाँ पर जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी मिले। एक बार में 3 प्रश्न बोली है आपने। पहला जवाब, नरेंद्र मोदी ने हमेशा से एनडीए का सरकार चलाया है। 2 कार्यकाल में भाजपा को पूर्ण बहुमत थी, तब भी एनडीए को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया था, उनको सम्मान दिया गया था। ये नहीं कि मेरे पास बहुमत है, मैं तो आपको नहीं पूछ रहा हूँ। अभी भी प्री पोल इलेक्शन एनडीए की थी और अब एनडीए की सरकार बनेगी, पहली बार। हाँ, भाजपा की बहुमत कम है, तो जो दम पहले होते थे, ये मोदी की गारंटी, वो थोड़ा कम होकर एनडीए की गारंटी आएगी। और वो दिखने लगा है। सेंट्रल हाल में प्रधानमंत्री ने एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, एनडीए लिया, मतलब अब एनडीए की सरकार चलाएंगे, पहली बात। देखिए, नरेंद्र मोदी का जहां तक काम करने का जो तरीका है, वो तरीका हमेशा से यह बात है कि वो लोगों को लेकर के चलने वाले आदमी है। उनका कोई एकला चलो या कोई दब्बी वाला राजनीति नहीं होगा। महंगाई की जहां तक प्रश्न है, देखिए, महंगाई के कई कारण है। हालांकि मैं नरेंद्र मोदी के 2014 से 24 तक के सरकार में मानता हूं कि हर चरण पर बढ़िया रहा है, सिवाय वित्त मंत्रालय। पता न क्यों, शुरू में आपने एक वकील को फीस के रूप में वित्त मंत्रालय दे दिया, फिर एक महिला को वित्त मंत्रालय दे, मतलब नरेंद्र मोदी विदेश मंत्रालय बड़ा बढ़िया रखते हैं। क्योंकि फैजाबाद सीट पर 80% तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन वहां पर अगर जनता ने यहाँ पर नकार दिया है तो सवाल उठता है कि आखिर कहां पर कमियां रह गई।
नहीं, कमियां तो देखिए, कमियां तो साफ साफ रहा कि नरेंद्र मोदी ने कम्युनिकेट करना उचित नहीं माना या कम्युनिकेट नहीं कर पाए। देखिए, विपक्ष अलग आलाप लगा, वो बोला कि संविधान खतरे में है। संविधान, नरेंद्र मोदी ने संविधान का शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बने, संविधान का कहीं कोई बात, कोई चर्चा नहीं आई थी। लेकिन आप एक बात समझे ना, मैं आपको सरासर झूठ बोलूं और एक ही झूठ को बार बार बोलूं तो सच लगने लगता है। हमारा विपक्ष परेशान था कि नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल आ रहा है, हर सर्वे बता रहा था, लेकिन जो उस जमीन बीच को में लोगों भी को तो बता रहा था, बेहतर तो तरीके क्या से करिएगा? कार्यकाल तो आ गया। परमार जी, आदर्श जी आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री, आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे शख्स बन गए हैं कि तीसरी बार वो शपथ ले रहे हैं। एक इतिहास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रच दिया है, भाजपा ने रच दिया है, उसे तो झुकलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं आशा जी, उसमें कोई शक नहीं है। ये कह रहे हैं पहले भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी से शुरू हुई थी एनडीए की सरकार, आज कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास, जब नरेंद्र मोदी के पास अपनी स्ट्रेंथ होती है, वो दूसरों का ध्यान जो उस तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि बगावत तक, जैसे कहते हैं ना, बगावत करना वो उनके पास का रोग नहीं होता, उनके सामने बार्गेनिंग नहीं होती, वो बोल नहीं सकते, आंख उठा के बात नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कहा कि आपके घटक को एक मंत्रालय देना तो एक ही देंगे, उसके बाद नहीं दूसरा मांग सकते वो। लेकिन अब पोजीशन पलट गई है ना, अब जो है, अब एनडीए की सरकार आई है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, ठीक है, उन्हें घटक दल को अपने साथ रखा, उनको मंत्रालय दिए, लेकिन इनका अपर हैंड था इनका, इसलिए बाकी बहुत सी चीजें सामने आई है। सबसे बड़ी बात है, यानी चुनाव आदर्श जो है, जी, मुद्दों पे नहीं सवाल हुआ। ये है कि अब फैसले लेने में कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। व्यक्ति में विशेष पर जो चुनाव लड़े गए हैं, एक दूसरे पर छीटाकशी करके चुनाव लड़े गए हैं, मुद्दों से हट के चुनाव लड़े गए हैं। यही एक वजह भी थी कि जो लोग थे वो नाराज थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। अगर आपने डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव लड़ा होता, उसी को बात को चले होते, तो अयोध्या में आप ना हारे होते, फैसलाबाद में नहीं हारे होते। ये सब चीजें जो है वो सामने आई है। अगर आपको सिर्फ अपनी जो 10 साल की डेवलपमेंट दिखाते, डेवलपमेंट हुई है, कोई शक नहीं है, बहुत कुछ बना है, कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी बजाय लड़ाई इनका रखा, युद्ध इनका यही रखा, एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए। और जब किसी दूसरे पर, अपोजिशन पर आरोप लगाया जाए, व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाया जाए, उसकी स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ती है, जी, उसका कद जिस हमेशा तरह बढ़ता से है। मैंडेट एनडीए को, भाजपा को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को, उससे एक संदेश, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आम जनता ने दिया है कि विकास हुआ है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विकास के साथ साथ रोजगार भी चाहिए, उसके साथ साथ संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जिसका आपने देखा था कि अपनी रैली में, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऑपोजिशन कहीं ना कहीं उस मुद्दे को गिनाने में हावी हो गई थी। और अब एक बार फिर से आप देखिए, अगर सरकार में आते हैं तो आपको नहीं लगता है कि बेरोजगारी पर सबसे पहले काम करने की जरूरत है? मैंने तो आशा जी पहले ही आपसे कहा, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो नहीं हुए एनडीए 1 एनडीए 2 में, वो फोकस पे होने चाहिए। एक बात, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आप आ जाते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही आपने रख रखाव नहीं ठीक करना है पूरे भारत में, आपने पूरे भारत को लेके चलना है आगे। वो आप जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी में होते हैं आप भूल जाते हैं। आपने बहुत सी स्टेट्स में जहां आपको फायदा नहीं होता, या जहां आपका जो मंत्र है, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, 50 सीटें जब आएंगी तभी इलेक्शन होगी, नहीं आएंगी तब तक इलेक्शन नहीं होगी। ये सब चीजें एक सिविलाइज कंट्री जिसको हिंदुस्तान बोलते हैं वो नहीं चलती है। व्हेन यू आर इन पावर, यू आर Prime Minister of the India, you are Prime Minister of all the religions, you are Prime Minister of all the states, और सबका सम्मान, सबका डिग्निटी जो है वो आपको लेके चलनी है। और एक बदलाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर आपने देखा ही है सोहेल जी, जिस तरह से एनडीए सरकार को ही उन्होंने पूरे अपने भाषण में गिनाया है, कहीं पर भी भाजपा का नाम नहीं लिया है उन्होंने। एक बड़ा बदलाव, और एक बदलाव के साथ मैदान में इस वक्त प्रधानमंत्री आ गए हैं। और श्री राम से, अब तो श्री राम से हम हनुमान, जय श्री हनुमान पे आ चुके हैं। आप देखिए बीजेपी के लीडर अब जय श्री राम नहीं बोल रहे, अब जय हनुमान शुरू कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी, आदर्श जी आपका भी धन्यवाद, परमार जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देखिए जिस तरह से 3.0 मोदी सरकार अगर चलती है, आप देखिए किस तरह से बड़े मुद्दे यहाँ पर अब लगातार बुलाने की कोशिश होगी, क्योंकि एनडीए सरकार किस तरह से इन बड़े मुद्दों को आगे लेकर जाएगी, ये बड़ी बात है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। क्वालिटी में नंबर 1 कहने से